दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग की। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इनके द्वारा दिया गया जो नैतिकता का सिद्धांत है या नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिसको हम लोग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं, आपके सीटेट के एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्याजे पढ़ लिया, वाइगोत्स्की पढ़ लिया, आज कोहलबर्ग को पढ़ेंगे। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये बहुत ही आसान भाषा में पिक्चर्स के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, एग्जाम्पल्स, उदाहरण के माध्यम से हम समझ पाएंगे। और अगर आप एक बार इसको आज समझ लेते हैं तो आपको दोबारा लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज डीपली अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा इनका ये सिद्धांत। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जो लॉरेंस कोहलबर्ग का ये सिद्धांत है, मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि इनका सिद्धांत नैतिकता पर डिपेंड है, मोरलिटी पर डिपेंड है। ये बताते हैं कि बच्चे के अंदर किस स्टेज में नैतिकता आती है, कब बच्चा दूसरे के अंडर प्रेशर में आकर के नैतिकता दिखाता है, और कब वह खुद ये जान पाता है क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स पर उन्होंने बात की है, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। देखिए, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ये सामने आपके लॉरेंस कोहलबर्ग है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे आपके सीटेट में नहीं पूछेगा कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, आपका यूपी टेट में पूछ लेता है कि जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद रखना जरूरी है। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नैतिकता का सिद्धांत कहिए, नैतिक विकास का सिद्धांत कहिए, या जो है डेवलपमेंट ऑफ मोरलिटी इसको कहिए, बात एक ही है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कहिए, एक ही बात है। ओके, तो ये इनका नैतिक विकास का सिद्धांत है। इन्होंने नैतिकता की बात की है, तो नैतिकता को समझना भी जरूरी है कि मोरलिटी होती क्या है। डियर फ्रेंड, नैतिकता वह गुण है जिससे व्यक्ति सही और गलत की पहचान कर पाता है। भाई, कोई व्यक्ति परेशान है, आप उसकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर नैतिकता है। आप चोरी करने जाते हैं और फिर ये देखते हैं कि नहीं यार, चोरी करना गलत बात है, आप यहाँ पे सही और गलत चुन पा रहे हैं, मतलब आपके अंदर नैतिकता है यहाँ। और ये जो नैतिकता और अनैतिकता यानी कि सही और गलत, इसकी पहचान व्यक्ति सामाजिक परिवेश से ही कर पाता है। नैतिकता और अनैतिकता को भी सामाजिक वातावरण के माध्यम से, सामाजिक परिवेश के माध्यम से ही बालक जान पाता है, समझ पाता है। ठीक है, तो नैतिकता वह गुण है जिससे व्यक्ति सही और गलत की पहचान कर पाता है, क्या सही है और क्या गलत है। डियर फ्रेंड, ये जो पूरा सिद्धांत है लॉरेंस कोहलबर्ग का, वो हिंज नामक एक व्यक्ति की कहानी के ऊपर घूमता है पूरा सिद्धांत। आप इस कहानी को, पिक्चर भी है और पूरी स्टोरी नीचे मैंने लिख भी दी है, मैं आपको पहले इस स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। देखिए, हिंज नाम का एक व्यक्ति था और एक बार क्या हुआ, उसकी वाइफ की तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों ने कहा इसकी दवाई सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, अगर तुम वो दवाई ले आओ तो तुम्हारी वाइफ की जान बच सकती है। तो जो हिंज होता है वो बेचारा उस व्यक्ति के पास पहुंचता है जिसके पास वो दवाई होती है। ठीक है, हिंज जाकर के उसको बताता है कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने वो दवाई आपके पास बताई है, तो दवाई मुझे चाहिए। ठीक है, तो जितने पैसे हिंज के पास होते हैं वह उतने देता है, लेकिन दवाई वाला उस दवाई की कीमत से 10 गुना ज्यादा पैसे मांगता है। जितने उस दवाई की कीमत होती है वह उससे 10 गुना ज्यादा पैसे मांगता है हिंज से। क्यों? क्योंकि उसने उस दवाई का आविष्कार बहुत ही मेहनत और खर्च पर किया था। 10 गुना ज्यादा पैसा क्यों मांग रहा है? अच्छा, वो है भी एक ही व्यक्ति के पास दवाई है ना, दूसरे के पास नहीं है, ये एक बड़ी बात है। तो 10 गुना ज्यादा पैसे इसलिए मांगता है क्योंकि वो जो व्यक्ति है उसने उस दवाई का आविष्कार बहुत ही मेहनत और खर्च पर किया था। उसने बहुत मेहनत की थी, उस पर बहुत पैसा खर्च किया था, तब उसने उस दवाई का आविष्कार किया था, इसीलिए उसी के पास थी, दूसरे के पास नहीं थी। हिंज के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो दवाई खरीद करके अपनी वाइफ को बचा पाए।
ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंज होता है वो धर्म संकट में पड़ जाता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, दवाई अगर नहीं ले जाता हूँ तो वाइफ मर जा रही है, और अगर जो है कि तो ये सिचुएशन कंडीशन उसके सामने आती है। इसलिए वो सोचता है कि देखिए वाइफ को बचाना तो है ही, पैसे मेरे पास इतने हैं नहीं कि मैं इसकी दवाई परचेज कर सकूँ, खरीद सकूँ। तो वो सोचता है कि एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि मैं दवाई चोरी कर लूँ तो मेरी वाइफ बच सकती है। ठीक है, तो वो चोरी करने का प्लान बनाता है और रात में जाकर के उस व्यक्ति के स्टोर से वह दवाई हिंज जो है वो चोरी कर लेता है और अपनी वाइफ की जान बचा लेता है। ठीक है, यानी कि उसने दवाई चोरी करके जो है अपनी वाइफ की जान उसने बचा ली। आगे क्या होता है, क्या स्टोरी है, अब देखिए वो जो कहानी है पूरी यहाँ पे पिक्चर्स के माध्यम से है। वाइफ बीमार है, दवाई के लिए जाता है, तो यहाँ पे वो बताता है उसको डॉक्टर की जैसे इसकी कीमत तो 200 रुपए है, लेकिन मैं इससे 10 गुना ज्यादा पैसा ले रहा हूं क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज्यादा खर्च किया है। तो जो हिंज होता है वो उसको $1000 दे रहा होता है और वो उससे $2000 मांग रहा होता है, इसलिए उनका जो है नहीं हो पाता है, दवाई हिंज को नहीं मिल पाती है, तो वो यहाँ पे चोरी करके अपनी वाइफ को बचा लेता है। ठीक है, ये पूरी जो स्टोरी है इसके ऊपर ये सिद्धांत घूमता है, हम इसको और डिटेल में समझते हैं। इस कहानी के आधार पर जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उन्होंने दो बातों पर बल दिया। एक तो उन्होंने नैतिक दुविधा पर बल दिया, मोरल डिलेमा पर बल दिया, और दूसरी जो बात है वो नैतिक तर्कणा पर इन्होंने बल दिया, मोरल रीजनिंग पर बल दिया। अब एक एक को समझते हैं डिटेल में। नैतिक दुविधा क्या होती है डियर फ्रेंड? जब हम लोग सही और गलत के बारे में निर्णय डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। जो हम लोग सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं तो वो नैतिक दुविधा कहलाती है। यानी कि अब जैसे कि यहाँ पे हिंज जो था वो ये सोच रहा था अगर वो चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और अगर नहीं करेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी। वो यहाँ पे जो है दुविधा में फंसा हुआ था कि आखिर वो करे तो करे क्या। ठीक है, इसको सॉरी इसी को कहते हैं क्या, इसी को नैतिक दुविधा कहते हैं कि जब व्यक्ति सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता। वो यहाँ पे सही और गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा था, अगर मैं चोरी करूंगा तो जेल चला जाऊंगा और नहीं करता हूं तो वाइफ जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने धर्म संकट यानी कि डिलेमा की स्थिति उत्पन्न करके बच्चों का रिएक्शन जानना चाहा कि आखिर बच्चों की प्रतिक्रिया क्या होगी। अब जैसे उन्होंने पूछा कि अगर मित्र की जान बचाने में खतरा है क्या फिर भी उसकी सहायता की जाए? ये भी तो एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। मान लीजिए हमारा दोस्त है, मित्र है आपका, और वह आपके सामने नदी में डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, और अब यहाँ पे आप खड़े देख रहे हैं, वो मदद के लिए चिल्ला रहा है। आप अगर उसको बचाने जाते हैं तो खतरा है, आप भी डूब सकते हैं, और अगर नहीं जाते हैं तो आपका मित्र हमेशा के लिए जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या हुए, धर्म संकट में फंस गए। यही डिलेमा है, इसी को डिलेमा कहते हैं कि जब व्यक्ति सही और गलत का निर्णय ना ले पाए। अगर दोस्त की जान बचाते हैं तो हम भी जा सकते हैं, और अगर नहीं बचाते हैं तो दोस्त तो जा ही रहा है। ठीक, यानी कि मित्र की जान बचाने में खतरा है, क्या फिर भी उसकी सहायता की जाए? इसी को डिलेमा कहते हैं, ये धर्म संकट कहलाता है। ठीक है, तो इसे ये आप समझ गए, इसको जो है नैतिक दुविधा कहते हैं। यानी कि जब हम लोग सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं तो वो मोरल डिलेमा कहलाता है, धर्म संकट कहलाता है। नैतिक तर्कणा में क्या होता है, मोरल रीजनिंग, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। यानी कि सही और गलत में से किसी एक को चुन लेना ही क्या कहलाता है, नैतिक तर्कणा कहलाता है। जैसा हिंज ने किया था, हिंज ने चोरी को चुन लिया था, भले ही उसको बाद में जेल हो गई। उसने सोचा कि मैं दवाई चोरी करके पहले वाइफ को बचाता हूं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, है ना। जैसे तो यहाँ पे सही और गलत में से किसी एक को चुन लेना क्या कहलाता है, मोरल रीजनिंग कहलाता है। जैसा कि हिंज ने क्या किया, चोरी करना चुन लिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोहलबर्ग ने, अब यहाँ से शुरू होता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। ये तो उसकी जो स्टोरी थी, उसके जो मूल जड़ थी, मूल पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए ताकि आप इस स्टोरी को और बेहतर आप समझ पाए। जैसा कि यहाँ पे कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल और 6 स्टेजेस बताए हैं, 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं। किसने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। देखिए
पहली स्टेज उन्होंने बताई पूर्व लौकिक स्तर, ये पहला लेवल है, स्टेज नहीं। प्री कन्वेंशनल लेवल इसको कहते हैं। और ये जो अवस्था होती है वो 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक होती है। बालक की जो अवस्था होती है ये वो 4 वर्षों से लेकर के 10 वर्ष तक होती है। इस उम्र में बच्चे के पास जो नैतिकता होती है वो 0 के बराबर होती है। इस उम्र में बच्चे के पास जो नैतिकता यानी कि नहीं होती, 0 के बराबर होती है। इस उम्र में बच्चा छोटे बड़ों को नहीं मतलब जानता पहचानता या उनके साथ उचित व्यवहार करता है। नैतिकता उसके अंदर 0 होती है। वो किसी को भी कुछ भी बोल देता है ना, किसी के भी मार सकता है, कुछ भी बोल देगा, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता नहीं होती ना। 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के बच्चे के अंदर इस अवस्था में नैतिक तर्कना, मोरल रीजन दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता है, ना कि सही या गलत के अपने आंतरिक मानकों के द्वारा, क्योंकि बालक यहाँ अपने आप डिसीजन नहीं ले पाता, छोटा बच्चा है। बच्चा यहाँ किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर ही मानता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका रिजल्ट क्या रहेगा। अब ये जो आपका पहला पूर्वलौकिक स्तर है, जो पहला लेवल है, इसकी 2 अवस्थाएं हैं। पहले लेवल की 2 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी 2 अवस्थाएं हैं? एक है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरी जो आगे है उसको समझेंगे अभी। पहली अवस्था है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज कहते हैं। बहुत आसानी से समझिएगा इसको। अच्छा या बुरा कार्य पूरी तरह से उसके परिणाम पर निर्भर करता है कि जो है उसका रिजल्ट क्या रहेगा। बालक दंड के भय से, मारपीट पनिशमेंट के डर से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, लेकिन किसी गलत क्रिया को गलत नहीं मान सकता अगर यह क्रिया पहचानी ना जाए और दंडित न किया जाए। सुनिए मेरी बात को, देखिए। मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये लिखा है, दंड के भय से यानी कि डर के भय से आज्ञा का पालन करता है। मान लीजिए पहली बार या क्या मतलब कभी आपके यहाँ मेहमान आए और आपका बच्चा है, क्योंकि बच्चा है उसको मेहमानों से किसी से क्या लेना देना, वो अपने मस्त रहता है, ठीक है। मेहमान आपके यहाँ आए हैं और बच्चे ने उनसे कोई नमस्ते नहीं, कोई हेलो हाय नहीं, कोई पैर छूना नहीं, कुछ नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, और मेहमान आपके चले गए। तो जब मेहमान चले गए फिर पेरेंट्स बच्चों के साथ ये करते हैं, ठीक है, उसको जो है खूब डांटते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, हमारी बदनामी करा दी कि उनका बच्चा ऐसा है, ना हेलो हाय, ना नमस्ते, ना पैर छुआ, कोई माने मतलब बच्चे को अक्ल ही नहीं है, तमीज नहीं है। इस तरीके से पेरेंट्स उसको खूब डांटते हैं। फिर अगली बार जब कोई दूसरा मेहमान आता है तो बच्चा बड़ा संस्कारी बन के पैरों में गिर जाता है। यहाँ पे बच्चा नैतिकता को नहीं समझ रहा है, यहाँ बच्चे को उसके पीछे की कहानी याद आ रही है कि बेटा जब ये मेहमान चले जाएंगे हमारे, तो हमारे साथ यही होने वाला है जो पहले हुआ था, ठीक है। और ये जो मेहमान होते हैं वो जाने के बाद कहते हैं उनका बच्चा तो बड़ा संस्कारी है, हम गए, हमारे पैर छुआ, नमस्ते हेलो हाय सब किया, बहुत अच्छा बच्चा है, संस्कारी बच्चा है, एक हमारे हैं देखो ऐसे हैं। लेकिन उसके पीछे कहानी क्या थी वो तो इस बच्चा ही जानता था ना। तो यहाँ पे बच्चे ने जो आज्ञा का पालन किया वो डर के भय से किया, ठीक है। बच्चे को उचित अनुचित का, बच्चे को नैतिकता का ज्ञान नहीं था, उसने जो कुछ किया वो दंड के भय से किया, पनिशमेंट के डर से उसने ऐसा किया, ठीक है। दूसरी बात इसमें लाइन लिखी है, लेकिन किसी गलत क्रिया को गलत नहीं मान सकता। कहने का मतलब बच्चे ने घर में अगर कोई काम बिगाड़ दिया है, कुछ गलत कर दिया है, और अगर पेरेंट्स उसको उस टाइम नहीं टोकते, क्योंकि हम लोग घर में जो छोटे बच्चे होते हैं हम लोग उनको हर एक बात पर टोक देते हैं, बेटा ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, और अगर किसी काम के लिए उसको टोका ना जाए तो वो उस काम को दोबारा कर देता है। क्यों ऐसा दोबारा कर देता है? क्योंकि वह उसको गलत नहीं मान रहा है। अगर हम उसको डांट देते हैं तो उसको गलत वो मान लेता है, आगे से वो नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे दंड की अवस्था होती है क्योंकि बच्चा है जो भी काम करता है लगभग डर के भय से ही करता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए दूसरी बात, अगर हिंज की तरफ जाएं तो जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, जैसे हमने खाली पैर नहीं छुए थे तो हमको खूब कंटाप पड़े थे, ठीक है। उसी तरीके से बच्चा, ये तो मैं एक बात बोल रहा हूं, ठीक है, उसी तरीके से बच्चा भी यही सोचता है कि उसका पनिशमेंट क्या होगा। बच्चे का दिमाग वहां नहीं जा रहा है कि उसकी वाइफ मर रही है, नहीं, बच्चे का दिमाग कहां जा रहा है? बच्चे का दिमाग पनिशमेंट की तरफ जा रहा है कि अगर वो चोरी करेगा तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और क्या होगा, उसे सजा मिलेगी, जेल में चला जाएगा।
अब देखिए ये पहली स्टेज थी। अब ये दूसरी जो उसकी स्टेज है, फर्स्ट लेवल की सेकंड स्टेज, इसमें क्या होता है, स्वलाभ मानसिकता होती है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है। यह सही बर्ताव उसे मानता है इस कंडीशन में बालक जिसमें उसका व्यक्तिगत फायदा हो, खुद का फायदा हो। ये दूसरों की जरूरतों की सीमित परवाह करता है या तो लगभग नहीं करता। जैसे कि हिंज की दुविधा में इस स्तर के बच्चों ने मत दिया कि हिंज के लिए सबसे बढ़िया मार्ग वह था जिसमें उसके लिए फायदा हो। इस स्टेज के जो बच्चे थे उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या प्रतिक्रिया दी कि हिंज के लिए वही सही था जिसमें उसका फायदा हो। ठीक है, उसको मतलब उस पनिशमेंट से या आज्ञा पालन से मतलब नहीं था, जिसमें उसका फायदा हो। यहां बच्चा व्यक्तिगत फायदा देखता है इस स्टेज में। ठीक है, बात यहां तक क्लियर होती है। अब देखिए हमारे सामने सेकंड लेवल आ गया। फर्स्ट लेवल आपने पार कर लिया जिसमें पहला दंड एवं आज्ञा थी, जिसमें बच्चा डर से जो है अगली बार मेहमानों के पैर छूता है। दूसरी स्टेज में बच्चा उधर झुकता है जिधर फायदा हो, यानी कि व्यक्तिगत फायदा देखता है, यानी कि हिंज जो है वही करे जिसमें उसका फायदा हो। पहला लेवल कंप्लीट। सेकंड लेवल जो है उसमें इस अवस्था को भी दो भागों में बांटा गया है। इसके भी दो स्टेज हैं। पहली स्टेज है प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ प्रेज। इस अवस्था में बालक वही काम करता है जिसका रिजल्ट उसे प्रशंसा प्रदान करता है, यानी कि बालक इसमें वही काम करता है जिससे उसको सराहना मिले। ठीक है, लोग पीठ थपथपाएं, अरे वाह क्या बच्चा है, बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छा कर रहा है। प्रशंसा चाहिए उसको, प्रेज चाहिए, और उसके कार्यों को समाज के लोग अनुमोदित अप्रूव करते हैं। इस अवस्था तक उसे प्रशंसा एवं निंदा का समझ आ जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो बच्चा होता है यहाँ पे इस उम्र में लगभग उसको प्रशंसा और निंदा का मतलब समझ आ जाता है कि क्या प्रशंसा है और क्या निंदा है। प्रशंसा करने वाले लोग मतलब बहुत अच्छा लगता है, एकदम कतई लोग गदगद हो जाते हैं, और निंदा का मतलब है सर झुकाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे बच्चा इतना समझ जाता है कि जैसे अगर अच्छा करेंगे तो हमको रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, सम्मान मिलेगा, है ना। यहाँ पे बच्चा प्रशंसा ढूंढ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये जो है आपका जो सेकंड लेवल है उसकी फर्स्ट स्टेज हो गई जिसमें बच्चा प्रशंसा चाहता है। सेकंड वन स्टेज जो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसमें क्या है, इस अवस्था में जो बालक होता है वो सामाजिक रीति रिवाज, समाज के द्वारा बनाए गए मूल्य, नियम, प्रथाएं और लौकिक क्रियाओं से अवगत हो जाता है। उसे पता हो जाता है हमारे समाज के रीति रिवाज क्या है, मूल्य क्या है, नियम क्या है, कौन कौन सी प्रथाएं हैं, उन सभी से वो अवगत हो जाता है। इनके प्रति उसका विश्वास, आस्था अटूट हो जाती है। उसमें कर्तव्य की भावना का विकास हो जाता है। बालक यहाँ पे अपने अपने कर्तव्य को समझने लगता है, और वो समझने लगता है कि कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा कार्य अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चा इतना समझदार हो जाता है। ये आपकी सेकंड जो लेवल है आपका, उसकी सेकंड स्टेज। पहली स्टेज में प्रशंसा बताई गई, और सेकंड में बच्चा सामाजिक जो उसके रीति रिवाज है उनके बारे में भली भांति वो अवगत हो जाता है। ठीक है, उनको समझने लगता है और उसके अंदर कर्तव्य की भावना आ जाती है। ठीक है, दो लेवल हमने पढ़ लिए। ये इनका तीसरा लेवल है, थर्ड लेवल है, जिसके दो स्टेज हैं। पश्चात लौकिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है। यह नैतिकता का सबसे उच्चतर स्तर होता है, सबसे ऊंचा स्तर होता है। इसमें नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है। बच्चे जानते हैं कि नैतिकता क्या होती है। नैतिक अवस्था पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण यानी कि इंटरनल कंट्रोल में होती है। बच्चा यहाँ अपने आप को कंट्रोल करता है, आंतरिक नियंत्रण उसके अंदर होता है। इसमें बच्चा निर्णय या डिसीजन खुद से लेता है, ना कि समाज के तौर पर। यहाँ बच्चा जान जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए वो जो भी निर्णय लेता है वो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से लेता है। ठीक है, समाज के तौर पर नहीं कि क्या सही और क्या गलत है। यहाँ पे बच्चा निर्णय खुद लेता है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए सामाजिक संविदा, इसकी दो स्टेज है। पहली सामाजिक संविदा, और उसके बाद जो सेकंड स्टेज रहेगी वो विवेक की अवस्था रहेगी। देखिए इसमें सामाजिक संविदा में क्या बताया गया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन इसमें बताया गया है। इसमें बालक यह मानते हैं कि नियम लोगों के हित के लिए बने हैं। जो नियम बनाए गए हैं वो लोगों के लिए, हित के लिए बनाए गए हैं, लोगों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। भाई नियम ठीक है, लोगों के लिए, हित के लिए है, लेकिन उसमें भी अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो उस नियम को तोड़ दो। जैसे अगर
अगर रेड लाइट तोड़ करके किसी की जान बच सकती है तो रेड लाइट तोड़ करके निकल जाओ। ठीक है भाई, वहां पे क्या है, वहां पे नैतिकता है, हमें किसी की जान बचानी है। तो यहाँ पे आपको किसी समाज थोड़ा ना आपको कहेगा कि क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ बच्चा अपने बुद्धि विवेक से काम ले रहा है और वो जान जाता है कि क्या सही है क्या। आप में से भी हम आप में से भी आजकल सब लोग यही करेंगे, अगर कंडीशन में ऐसी फंस जाए तो यही करेंगे कि पहले जान बचाना जरूरी है, रेड लाइट नहीं देखनी है ना। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो क्या जानता है कि नियम तो सबके लिए हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा नियम है जो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी की जान खतरे में है, तो वहां पे हम नियम को तोड़ देंगे। अगली स्टेज इसकी लास्ट स्टेज रहेगी, देखिए विवेक की अवस्था, जिसको स्टेज ऑफ कॉन्शियंस कहते हैं। देखिए इस अवस्था में जो बालक होता है वो अच्छे बुरे, उचित और अनुचित, वांछित अवांछित व्यवहारों एवं कृत्यों के संबंध में अपना व्यक्तिगत विचार रखने लगता है। यानी कि अब बच्चा अपना तर्क वितर्क देने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारे समाज में बहुत सारे अंधविश्वास है ना, तो उसमें हम लोग अपना विचार रखने लगते हैं। बहुत सारे उस अंधविश्वास को मानते हैं, कोई नहीं मानता है। 4 लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये सही है, हम अपना विवेक वहां पे दे सकते हैं कि नहीं ये गलत है, ये अंधविश्वास है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वहां पे अब हम अपना व्यक्तिगत विचार रख रहे हैं। क्योंकि बच्चा जो है इस स्टेज में आ गया है कि वो अपना व्यक्तिगत पर्सनल विचार रख सकता है। इस अवस्था में नैतिक व्यवहार का आधार उसका अपना विवेक होता है। जो भी नैतिक व्यवहार बच्चा दिखा रहा है उसका बेस क्या है, उसका बेस उसका अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है उसकी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि समाज में क्या है, जाति प्रथा भी तो है ना। अब जो जाति प्रथा है उसमें बहुत सारे लोग मानते हैं, कुछ कहते हैं कि जो समाज में जाति प्रथा की मान्यता है, अगर उसे कोई उचित नहीं मानता है तो ये उसका अपना विवेक है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। अब कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना भी हुई। आलोचना में बहुत कम पॉइंट्स हैं, इसको समझ लेते हैं। इनके सिद्धांत की आलोचना कैराले गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी, यानी कि जेंडर बायसनेस की तरफ झुके। ठीक है, जेंडर बायसनेस मतलब क्या होता है, आप एक तरफ झुक जाना। इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल और केयर है। ऐसा किन्होंने तर्क दिया, ऐसा कोहलबर्ग ने तर्क दिया। तो डिफरेंट, ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। बस यही है कोहलबर्ग की नैतिकता का सिद्धांत। आपसे कहना चाहेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और जो है कि अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।